हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 8 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहें ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं आज की क्या क्या अपडेट्स हैं। कर लेते हैं यूपीएससी की लोक सेवा आयोग को लेकर। यहां पर नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो यहां दे रखा है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जोशी अभी तक आयोग के सदस्य थे। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके जोशी मई 2015 में यूपीएससी के सदस्य बने थे। जोशी को यूपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जोशी 12 मई 2015 को आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। यूपीएससी की ओर से जारी बयान के अनुसार आयोग में शामिल होने से पहले वह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण योजना एवं प्रशासन संस्थान के निदेशक के रूप में सेवाएं दी। बयान में कहा गया है कि वह शानदार अकादमिक करियर में प्रोफेसर जोशी ने स्नातक स्तर पर 28 वर्षों से अधिक समय तक पढ़ाया और विभिन्न नीति निर्धारण, शैक्षणिक और प्रशासनिक निकायों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। और ये प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ये प्रोफेसर बरेली कॉलेज में फैकल्टी में भी मेंबर रह चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है एसएससी को लेकर। एसएससी ने गाइडलाइंस जारी की हैं और कहा है कि जो एग्जाम्स हैं, एग्जाम की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, स्टूडेंट्स को उससे लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जाकर सर्वर में काफी समस्या को सामना करना पड़ देता है। तो यहां पर दे रखा है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी अभ्यर्थियों को तकनीकी दिक्कत से बचाने के लिए तय समय से पहले आवेदन करने का निर्देश दिया है। कुछ ऐसा ही निर्देश दिल्ली पुलिस में महिला व पुलिस सिपाही भर्ती 2020 के अभ्यर्थियों को दिया गया है। एसएससी ने शुक्रवार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि के 2-3 दिन पहले आवेदकों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अभ्यर्थियों को अभी से आवेदन कर देना चाहिए। एसएससी ने दिल्ली पुलिस में महिला व पुरुष सिपाही भर्ती 2020 के तहत 5,846 पदों की भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तारीख 7 सितंबर जबकि फीस जमा करने की 9 सितंबर रखी गई है, जबकि ऑफलाइन चालान से फीस 11 सितंबर तक जमा की जा सकती है। बैंक में चालान से फीस जमा करने की अंतिम तारीख 14 सितंबर तय की गई है। एसएससी पैरामिलिट्री फोर्स में भी सिपाही की भर्ती कराता है। उसमें अहर्ता हाई स्कूल रहती है, जबकि दिल्ली पुलिस में आवेदन के लिए अहर्ता इंटर पास है। इसी तरह से पैरामिलिट्री फोर्स में अभ्यर्थी की आयु 18 से 23 वर्ष थी, जबकि दिल्ली पुलिस में यह आयु सीमा 18 से 25 साल तक है। इसी तरह से दोनों के सिलेबस में भी काफी अंतर है। दिल्ली पुलिस में अभ्यर्थी से कंप्यूटर आदि की जानकारी की अपेक्षा की गई है और यह परीक्षा 27 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है एसएससी ने। और ये बात बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स इतना ध्यान नहीं देते हैं जब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है और लास्ट के 2-3 दिन रह जाते हैं, तब जाकर सारा सर्वर पर लोड आ जाता है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अभी से ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें, जिससे उन्हें आगे चलकर दिक्कत ना हो। नेक्स्ट अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर। यहां पर हाईकोर्ट ने अभी तक बिल्कुल भी राहत नहीं दी अभ्यर्थियों को। यहां दे रखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय माध्यमिक कॉलेजों की एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 के समाजशास्त्र व हिंदी विषय का परिणाम घोषित करने की मांग में दाखिल याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से उक्त मामले की एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से गठित 2 सदस्यीय समिति की प्रगति की रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी सुनाया है। याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह व 20 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा, आयोग के अधिवक्ता एमएन सिंह व राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता केआर सिंह ने पक्ष रखा। याची अधिवक्ता का कहना है कि जांच के नाम पर भर्ती परीक्षा परिणाम को अनिश्चित काल तक नहीं रोका जा सकता। वहीं आयोग की तरफ से कहा गया कि जांच पूरी किए बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि मामले की एसआईटी जांच जारी है, ऐसे में याची पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश नहीं दिया जा सकता। आयोग ने अपना जवाब हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जांच की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है। तो आप देख ही सकते हैं, मैं प्रतिदिन कोई ना कोई अपडेट लाता रहता हूं, जिसमें लगभग डेली ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामले फंसे हुए दिखाई देते रहते हैं उत्तर प्रदेश की भर्तियों को। मुझे समझ ये नहीं आता है कि इतने बड़े बड़े आयोग हैं, इतने बड़े बड़े आयोग के सचिव हैं, सचिव की इतनी मोटी मोटी सैलरी होगी और उसके बावजूद ये मामले अगर हाईकोर्ट में फंस रहे हैं, तो ऐसे सचिव और ऐसे अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ऐसे आयोगों को ही बंद कर देना चाहिए जो भर्तियां नहीं करवा सकते ठीक से। नेक्स्ट अपडेट है सीबीएसई बोर्ड को लेकर। सीबीएसई बोर्ड में भी कंपार्टमेंट की परीक्षाओं के आवेदन लिए गए थे और परीक्षाएं कराई जानी है कंपार्टमेंट की, लेकिन अभिभावक और स्टूडेंट इस चीज का विरोध कर रहे थे और इसे लेकर कोर्ट चले गए थे और कोर्ट से अपील की थी कि कंपार्टमेंट की परीक्षाएं अभी ना करवाई जाएं। लेकिन इस पर सीबीएसई ने रुख अपना सख्त स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि कंपार्टमेंट की परीक्षाएं अवश्य कराई जाएंगी, क्योंकि कंपार्टमेंट की परीक्षाएं रुक जाने के कारण कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो परीक्षाएं नहीं दे पाएंगे और इंप्रूवमेंट नहीं करके नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ क्या रखा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं व 11वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा को रद्द नहीं करेगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी होने वाले मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण अभी यह तय नहीं किया जा सका है कि यह परीक्षा कब कराई जाएंगी। सीबीएसई को लगातार कंपार्टमेंट की परीक्षा
रद्द करने के अनुरोध मिल रहे थे। वहीं सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कंपार्टमेंट की परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे काफी छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। छात्रों की ओर से अनुरोध किया जा रहा था कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कंपार्टमेंट की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। बोर्ड का कहना है कि परीक्षा को रद्द करना सही कदम नहीं होगा। बोर्ड ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी विभिन्न मानकों का पालन करते हुए परीक्षा कराने का फैसला किया गया है। वहीं जेईई नीट की परीक्षा होंगी, ऐसे में इस परीक्षा को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस बार 10वीं में 1,50,198 व 12वीं में 87,651 छात्रों की कंपार्टमेंट आई थी। बोर्ड की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथियों की घोषणा भारत सरकार से परामर्श के बाद की जाएगी। तो ये अपडेट है सीबीएसई की कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर, और सीबीएसई इस परीक्षा को कराने के फुल मूड में है। नेक्स्ट अपडेट है 10वीं में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं है, उसके बावजूद 11वीं में पढ़ सकेंगे मैथमेटिक्स। यहां दे रखा है सीबीएसई से संबंध स्कूलों में यदि किसी छात्र ने 10वीं में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं की है, तब भी छात्र 11वीं में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को लेने की अनुमति स्कूल प्रमुख छात्र की गणित की योग्यता के आधार पर देना होगा। सीबीएसई ने कोविड-19 के कारण छात्रों को यह छूट दी है, लेकिन यह केवल सत्र 2020-21 के लिए ही मान्य होगा। 10वीं में छात्रों को बेसिक मैथमेटिक्स व स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में से किसी एक का चयन करना होता है। सीबीएसई ने जनवरी में छात्रों को विकल्प दिया था कि 10वीं में बेसिक मैथमेटिक्स की परीक्षा पास करने वाले छात्र इस साल कंपार्टमेंट की परीक्षा में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की परीक्षा में बैठकर अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये अपडेट हो गई मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अपग्रेड करना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट है बीपीएड और डीपीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। इन अभ्यर्थियों के लिए काफी राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में इन लोगों के लिए रोजगार के सृजन की घोषणा एक तरीके से कर दी गई है। दे रखा है नई शिक्षा नीति में प्रदेश भर के 1.5 लाख से अधिक बीपीएड और डीपीएड बेरोजगारों में उम्मीद जगी है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब खेल, कला, संगीत, शिल्प, योग और सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त कार्यक्रम की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इससे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों को लग रहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में उनकी नियुक्ति का रास्ता खुल सकेगा। वर्तमान में केवल 100 से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के अनुदेशक नियुक्त हैं। 100 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में भी शारीरिक शिक्षा विषय के 32,022 अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया 19 सितंबर 2016 को शुरू हुई थी, जो कानूनी विवाद में उलझने के कारण अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इस भर्ती के लिए लगभग 1.5 लाख बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये बेरोजगार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 6 साल से आंदोलन कर रहे हैं। बीपीएड संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष पंकज यादव का कहना है कि एक तरफ सितंबर 2015 को विधानसभा के सामने प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में कई बेरोजगार घायल हुए थे। प्रदर्शन कर रहे 101 अभ्यर्थियों को 39 दिन जेल की सजा काटनी पड़ी थी, लेकिन आज तक हम 7 रुपए प्रतिमाह मानदेय पर अंशकालिक अनुदेशक की नौकरी नहीं कर पा सके हैं। तो ये अपडेट है बीपीएड डीपीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति में कई सारे विषय बढ़ाए गए हैं, अनिवार्य किए गए हैं प्राइमरी स्टेज पर और जूनियर स्टेज पर। तो ऐसे में यहां पर जरूरत महसूस होगी टीचर्स की नियुक्ति की, और गवर्नमेंट जरूर इन टीचर्स की नियुक्ति का रास्ता साफ करेगी। चयनित शिक्षकों को लेकर यहां दे रखा नए शिक्षकों का 5.5 माह का एरियर फंसा। ये वे टीचर हैं जो 68,500 में चयनित है और इनका एरियर लगभग 5 माह से फंसा हुआ है। यहां दे रखा परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत तकरीबन 100 शिक्षकों का 5.5 महीने का एरियर 1.25 साल से फंसा हुआ है। 10 सितंबर 2018 में नियुक्त सहायक अध्यापकों का वेतन बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन सत्यापन के बाद मार्च 2019 में वेतन जारी कर दिया था, लेकिन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र का सत्यापन सीबीएसई की ओर से ऑफलाइन नहीं मिलने के कारण प्रत्येक शिक्षक का 2-2 लाख रुपए से अधिक एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इन शिक्षकों का कहना है कि लखनऊ, आगरा, सोनभद्र आदि जिलों में ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर एरियर जारी हुआ है। नवनियुक्त शिक्षक 1.25 साल से कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एरियर भुगतान नहीं हो पा रहा है। बीएसएस संजय कुमार कुशवाहा का कहना है 68,500 में चयनित 638 सहायक अध्यापकों में से 618 अध्यापकों का वेतन ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर जारी हो चुका है। एरियर का भुगतान ऑफलाइन सत्यापन मिलने के बाद जारी हो सकता है। तो ये अपडेट हो गई 68,500 में चयनित शिक्षकों को लेकर। कुछ शिक्षक हैं जिनका सत्यापन रुकने की वजह से अभी तक एरियर का भुगतान नहीं किया जा सका है। रेलवे बोर्ड को लेकर यहां पर एक बंगला खलासी नाम का पद होता था, जिसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यहां देखा 3 साल स्क्रीनिंग करवाकर रेलवे में भर्ती करा देते थे अधिकारी। अफसरों के घर नौकरी, फिर रेलवे में भर्ती की सीधी प्रथा। तो यहां दे रखा रेल अधिकारी अपने घरों में रखे प्राइवेट कर्मियों को अब रेलवे में भर्ती नहीं करा सकेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अधिकारियों के बंगले में काम करने और 3 साल बाद स्क्रीनिंग कर रेलवे में भर्ती कराने की प्रथा समाप्त कर दिया। अब अधिकारियों को अपने पास के घर से रखे कर्मचारियों का खर्च वहन करना पड़ेगा। बोर्ड ने इससे संबंधित निर्देश महाप्रबंधकों को जारी कर दिया है। दरअसल महाप्रबंधक ने परमिशन लेकर रेल अधिकारी अपने हिसाब से घर में कर्मचारी या नौकर रख लेते थे। 3 साल बाद अधिकारी उसकी स्क्रीनिंग करवाकर उसे रेलवे में भर्ती करा लिया करते थे। इसके चलते वह रेल कर्मी होने के बावजूद अधिकारी के बंगले पर लगा रहता था। ऐसे में रेलवे से तनख्वाह मिलने के बाद भी रेलवे को इसका फायदा नहीं मिलता था। रेलवे बोर्ड ने अब इस पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने इसके निर्देश महाप्रबंधकों को भेज दिए हैं। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ने रेलवे बोर्ड के इस निर्णय का स्वागत किया है। संघ के प्रवक्ता ए.के. सिंह ने कहा कि इससे रेलवे में व्यवस्था और भी पारदर्शी बनेगी, साथ ही भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगेगा।
यहां दे रखा, अधिकारियों के बंगले पर तैनात कर्मचारियों की होगी जांच। अधिकारियों के बंगले पर काम करने वाले ट्रैकमैन, कीमैन जैसे तमाम कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लगाने को लेकर रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर कमर कस ली है। दरअसल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कमर्शियल, परिचालन समेत तमाम अधिकारियों के बंगलों पर उनसे जुड़े चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तैनात हैं। बोर्ड को लगातार इसकी शिकायत मिल रही है। इसको लेकर बोर्ड ने एक बार फिर से इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि इससे पहले भी रेल अधिकारियों से शपथ पत्र भरवाए गए थे, लेकिन अभी भी लखनऊ मंडल में उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के अफसरों के घरों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती हो रखी है। तो यहां पर रेलवे पर अफसरशाही का बहुत बड़ा इल्जाम लगता हुआ आ रहा था। आरोप के कारण इस टाइप की भर्तियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी कंपटीशन के, बिना योग्यता के अभ्यर्थी भर्ती कर लिए जाते थे और अधिकारियों की सांठगांठ से इन लोगों को रेलवे जैसी एक रेप्यूटेड जॉब में भर्ती कर दिया जाता था, जो प्रमोशन के थ्रू बहुत बड़े बड़े वेतनमान पर पहुंच जाते थे और इससे सामान्य जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी का काफी नुकसान हो जाता था। प्रिंसिपल की भर्ती को लेकर यहां दे रखा है, एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य की भर्ती अभी तक लटकी हुई है। यह मामला है प्रिंसिपल भर्ती 2013 का। शैक्षिक कैलेंडर में सत्र बदलते जा रहे हैं, वहीं एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। 7 वर्ष से इस भर्ती के शुरू होने का मुहूर्त तय नहीं हो पा रहा है, जबकि बड़ी संख्या में कॉलेजों में कार्यवाहक जिम्मा संभाल रहे हैं। लगातार भर्ती शुरू होने की मांग भी हो रही है। कुछ माह पहले चयन बोर्ड ने दावा किया था कि आवेदकों की स्क्रीनिंग और छटाई चल रही है। यह कार्य पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक एडेड कॉलेजों में संस्था प्रमुख यानी प्रधानाचार्य भर्ती का जिम्मा भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश कर रही है। 2013 के प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को चयन लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन प्रधानाचार्य चयन की प्रक्रिया शुरू होने की राह देख रही है। उस समय 634 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। चयन बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष व बोर्ड ने अपनी बैठक में ऐलान किया था इस भर्ती को आगे बढ़ाएंगे। तब उम्मीद जगी थी कि शायद यह भर्ती जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन चयनित सदस्यों का कार्यकाल बढ़ गया, फिर भी भर्ती एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। ज्ञात हो चयन बोर्ड इन दिनों 2016 के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों का साक्षात्कार चल रहा है। तो यह भर्ती 7 साल से लंबित है और लगभग सभी भर्तियों का यही हाल है, चाहे वो टीचर भर्ती हो, राजस्व विभाग की भर्तियां हो, पुलिस की भर्तियां हो, सबका यही हाल है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन अधिकारियों और विभागों का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदलता है। और ये लास्ट में अपडेट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। बीएड एंट्रेंस एग्जाम कल यानी 9 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं स्टूडेंट्स के, और जो भी सेंटर्स हैं वो भी कंफर्म कर दिए गए हैं। तो यहां पर दे रखा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले आना होगा केंद्र पर। और इस बार काफी सख्ती आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और काफी ऐसे कार्य हैं जो आपको सेंटर पर पहले पहुंचकर ही पता चल पाएंगे। तो यहां मेंशन कर रखा है, लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से 9 अगस्त को आयोजित हो रही बीएड प्रवेश परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले एंट्री मिलेगी। हालांकि 30 मिनट की देरी होने पर भी परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। परीक्षार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर भी साथ ला सकेंगे। इससे साफ है कि इसके लिए आयोजकों की काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मास्क और सैनिटाइजर के लिए प्रति सेंटर 3000 रुपए भी दिए गए हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर शुक्रवार को रेलखंड विश्वविद्यालय में मीटिंग हुई। इसमें बरेली नोडल केंद्र बनाए गए 30 परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षक और जिला प्रशासन की ओर से नामित अधिकारी शामिल हुए। इसमें अमरोहा, बदायूं, शाजापुर, संभल, पीलीभीत, रामपुर और बिजनौर के अतिरिक्त नोडल समन्वयक भी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में मास्क लगाया जाना होगा, सैनिटाइजर भी साथ लाना होगा। बैठक में परीक्षकों केंद्र को मिलने वाले पारिश्रमिक पर भी शिक्षकों ने केंद्राध्यक्षों से आपत्ति जताई है। कहा है जो पैसा दिया जा रहा है वह कम है, इससे व्यवस्था बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पैसे की कमी के कारण 25 परीक्षार्थियों पर 1 कक्ष निरीक्षक की तैनाती होगी। पहले 25 पर 2 कक्ष निरीक्षक की तैनाती होती थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते सख्ती बढ़ाई गई है, व्यवस्थाओं के नाम पर बहुत सारी चीजें गिनाई जा रही हैं, लेकिन जब बजट ही नहीं है तो आप कहां से व्यवस्थाएं कर पाएंगे। यह स्थिति है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। यह मैं तो कह रहा हूं एंट्रेंस एग्जाम नहीं, बहुत बड़ा प्रयोग किया जा रहा है सरकार की तरफ से इस कोरोना काल के महामारी के दौरान। कि आप देखने वाली बात होगी कि संक्रमण किस गति से इसमें फैलता है। तो यहां पर दे रखा है कई सारी आपको अखबारों में व्यवस्थाएं देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये सब व्यवस्थाएं सिर्फ अखबारों में दिखाने के लिए होती हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये आप लोग कल जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या व्यवस्था मिली या नहीं मिली। यहां दे रखा है फेस डिटेक्टर से पकड़े जाएंगे फर्जी अभ्यर्थी और 100 लैपटॉप करेंगे परीक्षा पर नजर। और यहां दे रखा बरेली कॉलेज में अकेले 2500 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा और 350 की क्षमता वाले कॉलेजेस में 500 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। तो ऐसे में कहां से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी, कहां से स्टूडेंट मेंटेन कर पाएंगे। दूसरी बात यह भी कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों को खांसी या बुखार के सिम्टम्स होंगे या बुखार पाया जाता है उनको वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि कॉलेज में ही अलग रूम में बैठाया जाएगा। अब ऐसे में स्थिति यह हो जाती है कि यदि कोई सामान्य बुखार वाले व्यक्ति होंगे, यदि उनके बीच में कोई कोरोना का पेशेंट भी जाकर बैठ गया तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति होने वाली है। और जहां 350 की क्षमता में 500 अभ्यर्थी बिठाए जाएंगे, ऐसे कॉलेजेस में सोशल डिस्टेंसिंग की किस प्रकार धज्जियां उड़ाई जाएंगी, यह प्रशासन को खुद सोचना पड़ेगा।
तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग कल पेपर देने जा रहे हैं, अपने पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदारी उठाएं और खुद को मेंटेन रखते हुए, कोविड से बचते हुए एंट्रेंस एग्जाम दें। और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कल जरूर बताएं जब भी एग्जाम देकर आएं कि कैसी व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था थी, क्या प्रशासन ने इतनी चीजें अखबार में छपवा रखी हैं, क्या उसका 10% भी आपको देखने को मिला या नहीं। जो 8 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स, आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।